हेलो। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ 2 के बारे में और इसका फर्स्ट पार्ट अभी आया था। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ पार्ट 2 के बारे में इस वीडियो में बताया गया और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में आती हैं। तो पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने बताया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी मैंने बताया। तो इस वीडियो में हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शुरुआत हो जाता है 1664 में और वो भी ईस्ट इंडीज़ गेम में शामिल हो जाती है। मतलब वो भी इंडिया को गुलाम बनाने के लिए बिल्कुल खेल में उतर जाती है और ये अपना पहला फैक्ट्री जो होता है वो लगाती है 1668 में, वो भी सूरत में। तो वहाँ पर फ्रेंच का एक जनरल होता है, जनरल डुप्लेक्स। वो बहुत ही मास्टर स्ट्रेटजिस्ट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रणनीतिज्ञ होता है और वो मात्र 400 यूरोपीय सैनिकों के साथ 10 के साथ और इसके जो विपक्ष में लड़ रहा था 10,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। स्ट्रॉन्ग किसका? तो नवाब ऑफ कर्नाटक का। तो उसको हरा दिया। मतलब 10,000 की फौज वाला नवाब ऑफ कर्नाटक को इसे 400 के यूरोपियन सोल्जर्स के साथ इसने हरा दिया। और उसके बाद इसने महसूस किया कि यूरोपियंस गन्स है मीन्स जो कि बंदूक है वो बहुत ही भारी है। जो इंडियन बटालियंस जो है ये लोग तलवार से लड़ता है, तो इन पर यूरोपियन गन्स बहुत ही ज़्यादा भारी है। और बाकी क्या होता है वो तो सबको जानता है कि फ्रेंच जीत जाता है और नवाब ऑफ कर्नाटक को अपना पूरी तरीक़ा से एक अपने हैंड में रख लेता है और बाकी सब। डुप्लेक्स बहुत ही शानदार काम करता है इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और डुप्लेक्स पूरी तरीक़ा से गन का मतलब समझ चुका था कि अगर इंडिया पर राज करना है तो पूरी तरीक़ा से गन पावर के साथ ही राज करना है। तो यहाँ पर डुप्लेक्स बहुत ही खुश होता है अपने 400 यूरोपियन सोल्जर्स के दम पर। इसने 10,000 की मतलब कि बहुत ही मजबूत फ़ौज को हरा दिया था। करीब आप कह सकते हैं 20 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर फ़ौज को इसने हरा दिया था केवल और केवल टेक्नोलॉजी के दम पर। फिर वह हम बात करेंगे कि फ्रेंच और ब्रिटिश ने अभी आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू कर दी। इसलिए वो शुरू कर दी क्योंकि वो चाहते थे कि जल्द से जल्द वो पूरी तरीक़ा से भारत पर अपना कंट्रोल करे। इसके लिए जितने भी इंडियन रूलर्स थे उनको अपनी सेवाएं देने लगे। बोले कि हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे। उसके बाद से ये भी बोलने लगे कि वो लड़ेंगे और फिर से इंडियन रूलर से वो पूरी तरीक़ा से ज़मींदारी ले लेते थे, बहुत सारे टैक्स वसूलने का अधिकार ले लेते थे और ये सब चलता रहा। लेकिन बाद में 18th सेंचुरी तक वो दोनों आपस में पूरी तरीक़ा से 18th सेंचुरी तक वो आपस में दोनों पावर्स फ्रेंच और ब्रिटिश पावर्स आपस में लड़ते रहे। लेकिन बाद में जैसे ही ब्रिटेन ने नेपोलियन को हरा दिया वैसे ही मतलब फ्रांस का एक सपना भी पूरी तरीक़ा से चकनाचूर हो गया इंडिया में रूल करने का। तो फिर से वहाँ पर फिर से ब्रिटेन एक तरीक़ा से विजयी होता है और ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा अगर किसी से खतरा था, किसी अगर फॉरेन राइवल से खतरा था तो वो फ्रेंच था। तो फ्रेंच को उसने हरा दिया और उसके बाद से वो आगे बढ़ता गया। लेकिन फ्रांस पूरी तरीक़ा से इंडिया से नहीं गया बल्कि उसने कुछ टेरिटरी अपने पास रखी, जैसे कि पौंडीचेरी का, जो कि आज पौंडीचेरी हम लोग का ये यूनियन टेरिटरीज है। तो पौंडीचेरी अपने पास रखा। पौंडीचेरी कहीं एक छोटा सा टेरिटरीज है माहे, जो कि केरला में आता है, वो भी उसी के पास था। फिर से चंद्रनगर वो बंगाल में, वो भी फ्रांस के पास था। तो ये एक ऐसा इनक्लेव था, ये एक ऐसा टेरिटरी था जिसे फ्रांस होल्ड किया 1950s तक, मीन्स 1954 तक। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश इंडिया से 1947 में ही चले गए थे, लेकिन फ्रेंच इंडिया से 1954 में गए। 1954 में पौंडीचेरी हमें मिला। तो उसके बाद से हम बता देते हैं कि यहाँ पर ये फ्रांस चला जाता है, लेकिन पूरी तरीक़े से नहीं चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको ये सब टेरिटरीज़ को बताया कि ये जैसे ब्रिटेन तो 1947 में ही चला गया, लेकिन ये 1954 तक इंडिया में रहते हैं। और फिर से जैसे कि हमको आज़ादी तो ब्रिटेन से मिली थी, फ्रांस से तो मिली नहीं थी, तो फ्रांस से फिर से निगोशिएशन हुआ। फिर 1954 में चंद्रनगर, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी का टेरिटरी हमें मिला। ये मीन्स यूनियन ऑफ इंडिया को मिला।
फिर से हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर और दो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। एक थी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि डेनमार्क की रिप्रेजेंटेटिव कंपनी थी, और एक थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि स्वीडन की रिप्रेजेंटेटिव कंपनी थी। तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ के लोकल भाषा में ये लिखा जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, क्या प्रोनाउंस किया जाता है, ये मुझे नहीं पता है। इसने अपना पहला फैक्ट्री लगाया तमिलनाडु के ये इलाके में, ट्रांसक्यूबार इलाका में 1620 में लगाया। उसके बाद से वो कभी भी उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे जितने फ्रांस रहा, जितना पुर्तगाली रहा, जितना डच रहा, जितना कि ब्रिटिश रहे, उतना वो कभी इन्फ्लुएंशियल नहीं रहा। बल्कि वो पूरी तरीक़ा से एक तरीक़ा से बड़े बड़े पावर्स के बीच की जो लड़ाई होती थी उनमें वो छोटी छोटी मतलब एक तरीक़ा से फ़ायदा कमाते थे, और एक तरीक़ा से वो पूरी तरीक़ा से ट्रेड पर डिपेंडेंट थे, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को ही देखते थे, और वो एक न्यूट्रल थे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो किसी के विरोध में या बहुत बड़ी लड़ाई वो लड़े जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन ने लड़ा, वैसा बिल्कुल भी वो नहीं लड़े। लेकिन इनको भी एक तरीक़ा से ब्रिटेन अपना राइवल मानता था, इसलिए इनको भी इंडिया से खदेड़ दिया 1845 में ही। तो ये हैं स्वीडन भाई साहब, और ये हैं डेनिस। तो इन दोनों का भारत में कोई ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा। ये इंडिया जब आए तो देखे कि यहाँ पर इतना ज़्यादा लड़ाई चल रहा है, तो ये बीच में ही कंफ्यूज हो गए कि आखिर में हम करें तो करें क्या। फिर से स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी वही बात है। तो ये स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये वहाँ के लोकल भाषा स्वीडिश में बोला जाता है, और क्या प्रोनाउंस किया जाता है मुझे नहीं पता है। इसकी स्थापना 1731 में होती है, और ये करीब 100 सालों तक ये कंपनी का एग्जिस्टेंस रहता है। लेकिन ये डायरेक्टली इंडिया के साथ व्यापार कभी नहीं करता है, बल्कि इसका जो भी व्यापार होता है वो पूरी तरीक़ा से चाइना के साथ होता है, पूरी तरीक़ा से चाइना के साथ होता है। चाइना के साथ ये पूरी तरीक़ा से ट्रेड करता है। भले इसके कंपनी का नाम स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, स्वीडिश चाइनीज़ कंपनी नहीं होता है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। लेकिन ये इंडिया के साथ उतना ज़्यादा व्यापार नहीं करता, बल्कि ये चाइना से करता है। लेकिन इसका भी खेल ख़त्म ब्रिटिश 1813 में कर देता है, बोलता है कि इंडिया से वापस जाओ। तो फिर से यहाँ पर जितनी भी लड़ाइयाँ होती है उसमें ओवरऑल अगर कोई जीतता है तो ब्रिटेन जीतता है, और ये ब्रिटेन का लोगो है। और मैं बता देता हूँ कौन से टेरिटरी, कौन से फॉरेन पावर्स मतलब कि अपने पास होल्ड की रखी अप टू 1947। तो देखिए पौंडीचेरी तो 1954 तक होल्ड किया रहा, मतलब कि 1815 से वो डायरेक्ट कंट्रोल किया रहा। कहाँ? यानम कहाँ है आज के डेट में? आंध्र प्रदेश। करैकल पौंडीचेरी तमिलनाडु का पार्ट है, और माहे केरला का पार्ट है। ये सब को मिलाकर पौंडीचेरी बोला जाता है। तो ये फ्रांस के कंट्रोल में था। फिर से ये पुर्तगाली टेरिटरी है जो कि इनिशियल फेजेस में थी। तो ये आप देख सकते हो पूरे कोस्टल बाउंड्री को इंडिया को पूरी तरीक़ा से यहाँ पर डोमिनेंट था। इसीलिए जो इंटरनल जो मुग़ल एम्पायर्स थे, जो भी इंडियन रूलर्स थे, नेटिव रूलर्स थे, उन पर वो ज़्यादा प्रभावी था, क्योंकि उसकी सी पावर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी। उसके बाद से डैनी सेटलमेंट भी इंडिया में हुआ। डैनी सेटलमेंट उसका सबसे पहले कहीं अगर हुआ तो ये यहाँ पर हुआ, तिरुकुम्बार हुआ, ये तमिलनाडु में है। फिर से मसूलीपट्टनम में हुआ, फिर से कोचीन में हुआ, फिर कालीकट में हुआ। फिर से ये निकोबार आइलैंड्स पर भी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक्टिव था। फिर बालासोर वहीं से जहाँ से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, ये उड़ीसा में आता है। तो डैनी सेटलमेंट्स भी इंडिया में अच्छी खासी थी। उसके बाद से यूरोपियन पूरी तरीक़े से सेटलमेंट्स को देखे इनिशियल फेज़ में, तो वो पूरी तरीक़े से इंटरनल इंडिया जैसे सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया में नहीं थी, बल्कि वो कोस्टल इंडिया में। तो कोस्टल बाउंड्री आप देखें तो कोस्टल बाउंड्री तक ही वो पूरी तरीक़े से अपने आप को कंट्रोल की रखी, क्योंकि उस समय के जो मुग़ल रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, नेटिव रूलर्स थे, वो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था अपनी नेवी को मजबूत करने के लिए। तो खैर सबकी लड़ाई में ये पूरे तरीक़े से यूरोपियन पावर्स थे, ये सब आपस में लड़े। जिसकी जितनी ताकत थी, जिसकी जितनी औकात थी, हैसियत थी, सब ने उतना अच्छा हिस्सा भारत में लिया। लेकिन इसमें ओवरऑल अगर कोई जीता तो ब्रिटेन जीता, और इसने करीब करीब 200 साल तक इंडिया पर डायरेक्ट रूल किया, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद तो पूरी तरीक़ा से रूल किया। और इस बीच आप बात करें तो इंडिया का क्या हाल था, इंडियन रूलर्स का क्या हाल था, स्पेशली मुग़ल रूलर्स का औरंगजेब के मरने के बाद, और बाकी जो नवाब्स बचे थे उनका क्या हाल था। तो वो इनके जैसे था, बिल्कुल फटे हाल, नंगे हाल, भूखे। उन
बिल्कुल ये दया दृष्टि के ही पात्र थे यूरोपियन पावर्स के। तो खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स।